नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। 1 जुलाई 2017 को वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट थीम के अंतर्गत जीएसटी रजीम को लागू किया गया। जीएसटी रजीम के अंतर्गत एक संस्था का विशेष महत्व है जिसको हम जीएसटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक हुई और इसमें कुछ सिफारिशें भी की गई। आज इनफोकस के प्रोग्राम में हम जीएसटी काउंसिल के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे इस वर्तमान संदर्भ के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसको थोड़ा सा और विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल वस्तुतः है क्या, इसकी स्थापना क्यों की गई थी और क्या इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है। इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जीएसटी की सिफारिशों से संबंधित, तो उसको जानेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ता है। 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जीएसटी रजीम को भारत में स्थापित किया गया था, इसलिए भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान जैसे खंड से जुड़ जाएगा और साथ ही अपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के कारण जीएस3 से भी ये जुड़ जाएगा। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम का आप लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को जानने का प्रयास करते हैं और खबर यह है कि हाल ही में 22 जून को नई दिल्ली में हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में 53वीं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की बैठक संपन्न हुई। इसमें कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने और यहां तक कि मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया, जैसे गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया और साथ ही बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। साथ ही कई राज्यों के जो वित्त मंत्री थे और जहां पर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधान सभा है, वहां के वित्त मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसमें कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई और महत्वपूर्ण सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण सिफारिश ये है कि मिल्क कैन और सोलर कुकर जैसी वस्तुओं पर कर लगाने की, जीएसटी लगाने की सिफारिश इसके अंतर्गत की गई। साथ ही कुछ निश्चित प्रकार के किराए के आवासों में रहने वाले छात्रों के लिए कुछ राहत प्रदान की गई है और हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के सेब के किसानों के लिए एक राहत की खबर यह है कि उन कार्टन्स पर जिनमें वो अपने सेब का व्यापार करते हैं, उन पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दी गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब के किसानों को राहत मिलेगी। तो इस कारण से ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में है और महत्व हो जाता है हमारे सामने सबसे ज्यादा जीएसटी काउंसिल का, जीएसटी परिषद का। इसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि 1 जुलाई 2017 को हमारे देश के संविधान में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक जीएसटी रजीम, जीएसटी आप कह सकते हैं प्रशासन स्थापित किया गया। एक वस्तु एवं सेवा कर जो कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की थीम के आधार पर लाया गया और पूरे देश में यह प्रयास किया गया कि निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर लगाया जाना चाहिए, यानी एक साझा बाजार का निर्माण किया जाना चाहिए भारत में। इसी को ध्यान में रखते हुए 2016 में संविधान का 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 122वां संशोधन विधेयक था, लेकिन जिस रूप में पारित हुआ, जिस रूप में यह अधिनियमित हुआ, वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। इस बात में आपको ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही ये जो विधेयक पारित किया, इसमें आधे या आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यक थी क्योंकि ये राज्यों को भी प्रभावित करता था। इसलिए 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने राज्य विधानसभाओं में इस विधेयक का अनुमोदन किया और विधेयक लागू कब हुआ? एक अधिनियम के रूप में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। उद्देश्य क्या था? पूरे देश में मौजूदा कर ढांचे को सरल बनाने का प्रयास करना और एक समान बनाने का प्रयास करना, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग कर लगाए जाते थे और केंद्र सरकार द्वारा अलग प्रकार की कर व्यवस्था थी, उसको एक समान बनाने के लिए ही इस कर व्यवस्था को लाया गया था, जीएसटी व्यवस्था, जो अपने आप में एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया गया, जैसे एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको हम 279
ए के नाम से जानते हैं, और 279A1 के अंतर्गत कहा गया कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त मंच के रूप में जीएसटी परिषद की स्थापना की जाएगी जीएसटी अधिनियम के आने के बाद 6 महीने के भीतर। इसके गठन में यह बात कही गई कि जो जीएसटी परिषद होगी उसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगी, या केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे, वो अध्यक्ष होंगे जीएसटी काउंसिल के, और साथ ही इसमें जो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होंगे वो भी इसके सदस्य होंगे। साथ ही अलग अलग राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो इस अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, या वो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा जो अलग अलग राज्यों द्वारा नामित किया जाएगा, उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा सामान्य तौर से। इसके गठन के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए। साथ ही अनुच्छेद 279A में परिषद के उद्देश्य को भी परिभाषित किया गया और ये कहा गया कि जो जीएसटी है उसकी जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिश करने का काम जीएसटी काउंसिल करेगी। किस प्रकार का काम करेगी? ये कहा गया कि अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं जिन्हें जीएसटी के अधीन किया जा सकता है या छूट प्रदान की जा सकती है, इसके बारे में जीएसटी काउंसिल ही बताएगी। यानी वे कौन सी सेवाएं होंगी, वे कौन सी वस्तुएं होंगी जिन पर जीएसटी लगाया जा सकता है, जीएसटी से छूट प्रदान की जा सकती है, ये काम जीएसटी काउंसिल का होगा, वही इसकी सिफारिश करेगी। साथ ही ये मॉडल जीएसटी कानून यानी एक स्टैंडर्ड मानक जीएसटी कानून किस प्रकार का हो सकता है, इसके बारे में भी सिफारिश करेगी, और जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेगी। क्या कुछ उत्पादों को किस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? जैसे स्लैब का मतलब क्या हुआ, दर स्लैब का मतलब क्या हुआ? सामान्य तौर से हमारे यहाँ 4 स्लैब मानी गई है, बनाई गई है। कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जो 0% जीएसटी के दायरे में रखी गई है, जो बहुत ही एसेंशियल आइटम है, बहुत आवश्यक वस्तु है। किस प्रकार की वस्तुएं हैं? जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन सेवाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है, खाद्यान्न, दूध को इसके अंतर्गत रखा गया है, ताजे फल और सब्जियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। और इसके अलावा 4 स्लैब बनाए गए हैं। 5% जिस पर 5% जीएसटी लगेगा, 12% जीएसटी का स्लैब, 18% जीएसटी का स्लैब, और इसके अलावा 28% जीएसटी का स्लैब। 5 में किसको रखा गया है? जैसे 5 में उन वस्तुओं को रखा गया है जो घरेलू आवश्यकताएं की है। घरेलू आवश्यकताओं की क्या चीजें हैं? सामान्य तौर से जैसे चीनी, चाय, कॉफी, इस तरह की चीजें घरेलू आवश्यकताएं की है। खाद्य तेल इसके अंतर्गत आता है। वहीं 12% में किसको रखा गया है? 12% में रखा गया है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को, प्रोसेस्ड फूड आइटम को, जैसे पनीर, घी जैसी वस्तुओं को 12% के दायरे में रखा गया है। और अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को 18% के दायरे में रखा गया है, जैसे आपके कपड़े, जूते या किसी प्रकार के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इनको 18% के दायरे में रखा गया है। और 28% के दायरे में लग्जरी आइटम रखे गए हैं, जैसे लग्जरी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर इसके अंतर्गत आता है। 5 स्टार होटल में अगर आप सेवाएं लेना चाहते हैं तो वो लग्जरी आइटम के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अगर आप मूवी टिकट लेते हैं तो उस पर भी 28% सामान्य तौर से ये व्यवस्था की गई थी 1 जुलाई 2017 को सामान्य तौर से। तो ये स्लैब बनाए गए थे। तो कौन सा आइटम किस श्रेणी में शामिल होगा, किस स्लैब में शामिल होगा, ये निर्णय करने का काम किसका था? जीएसटी काउंसिल का। ये महत्वपूर्ण काम थे और इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। इस पर एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर के फॉर्मर वित्त मंत्री हसीब ए द्राबू का है। वर्ष 2023 में इन्होंने कुछ भारतीय संघवाद को जीएसटी काउंसिल से संबंध करके कुछ बातें कही थी जो बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरह की बातें कही गई थी कि जीएसटी काउंसिल जो है ये भारत की पहली वास्तविक संघीय और पूरी तरह से एक सशक्त संस्था के रूप में कार्य करती है और संघ और राज्य संप्रभुता को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, एक साहसिक प्रयास है, जहां पर संघ और राज्य दोनों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है और उन्हीं के सहयोग से आगे बढ़ने की बात कही गई है। जीएसटी परिषद के भीतर अंतर सरकारी सहयोग पर न केवल बातचीत की जाती है बल्कि कई मौकों पर इसे अनिवार्य भी बना दिया जाता है। यानी अंतर सरकारी सहयोग को कई मौकों पर अनिवार्य बना दिया जाता है और उसका उदाहरण सबसे ज्यादा यह है कि सामूहिक निर्णय लेने में राज्यों के पास मतदान शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब जीएसटी काउंसिल हिस्सा लेती है तो उस किसी भी निर्णय को फाइनल होने के लिए 75% मेजोरिटी की आवश्यकता होती है और राज्यों का जो वोटिंग परसेंटेज में वेटेज है वो 2/3 है। यानी आप कह सकते हैं कि 66% का इनका वेटेज है। तो इसके अंतर्गत मतदान शक्ति राज्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रदान की गई है और इसलिए अंतर सरकारी सहयोग को जीएसटी काउंसिल प्रदर्शित करती है। जीएसटी परिषद ने कानून बनाने का एक वैकल्पिक तरीका भी
डेवलप कर लिया है, विकसित कर लिया है, क्योंकि कई मौकों पर ऐसा देखने में आया है कि जीएसटी परिषद ने एक ड्राफ्टिंग संस्था के रूप में, एक ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में भी अपने आप को तब्दील कर लिया और किसी भी मसौदे कानून पर चर्चा करते हुए उसने हर सदस्य के इनपुट लिए और उन इनपुट को जहां भी बदलाव करने की आवश्यकता होती थी तत्काल बदलाव किए चर्चा के माध्यम से। तो इसने एक प्रकार से एक ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में भी अपने आप को डेवलप किया और ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है भारत में एक संघवाद का, एक सहयोगात्मक संघवाद का। हाल ही में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी आया जीएसटी में। वो निर्णय क्या था? निर्णय 2022 में भारत संघ और अन्य बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स फूड डायरेक्टर का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी परिषद की जो सिफारिशें होंगी वो बाध्यकारी नहीं होगी, उन्हें बाध्यकारी नहीं माना जा सकता। और न्यायालय ने अपने निर्णय को व्याख्यायित करते हुए कहा कि जो जीएसटी से संबंधित एक विशेष प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246A के अंतर्गत किया गया है, उसने ये कहा है कि संघ और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की एक साथ शक्ति यानी साइमल्टेनियस शक्ति मौजूद है और परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों के बीच जो सहयोग है उस सहयोगात्मक बातचीत का ही एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है और दोनों के साथ एक साथ शक्ति मौजूद है। इसलिए इसकी सिफारिशों को किसी भी राज्य पर थोपा नहीं जा सकता, यानी एक तरह से इसको बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि जीएसटी परिषद में एक असमान मतदान संरचना है जहां राज्यों को सामूहिक रूप से 2/3 मतदान हिस्सा शामिल है। अभी हमने बताया गया था कि 2/3 मतदान इनको हासिल है, यानी लगभग 66%, और केंद्र के पास 1/3 वेटेज है मतदान के अंतर्गत, और जो निर्णय किया जाता है वो 75% मेजोरिटी से किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत कहा गया क्योंकि इस तरह की मतदान असमान है, तो अगर मतदान व्यवस्था असमान है तो निर्णयों को बाध्यकारी, इसकी सिफारिशों को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता। साथ ही कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत भी किया और उनका कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसलिए सराहनीय है क्योंकि राज्य अपनी सुविधानुसार सिफारिशों को स्वीकार करने में अधिक लचीलापन रुख अपना सकते हैं, अधिक फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था जो 2022 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के अंतर्गत आया। हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। दृष्टि आईएएस ने एनसीईआरटी कोर्स की लाइव ऑनलाइन फॉर्म में क्लासेस 9 जुलाई से प्रारंभ कर रहा है। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार से दृष्टि आईएएस ने सामान्य अध्ययन जो प्रीलिम्स और मेंस को कवर करेगा नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहा है 26 जून से, इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इससे संबंधित आज के टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन से संबंधित है? आपके जो ऑप्शन है इसमें माफ कीजिएगा, जो ये प्रश्न होगा, प्रश्न इस प्रकार से होगा कि जो वस्तु एवं सेवा कर को कब से लागू किया गया, यानी किस तारीख से इसको लागू किया गया। और आपके ऑप्शन क्या होंगे? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 या 1 जुलाई 2019। तो आपको ये बताना है वस्तु एवं सेवा कर की जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा प्रशासन है, जो रजीम है, ये कब से लागू हुई है, और ये आपके ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।